हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो कि अभी हम फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके मैथ्स की रिस्पांसिबिलिटी मैंने ली है। मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको मैथ्स का एकदम कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रहा हूं और हर एक चैप्टर वाइज मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि हर एक चैप्टर को आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो मेरे बच्चे, 45 डेज का ये कंप्लीट कोर्स है जिसमें किस सीक्वेंस में मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा सब कुछ मैं फर्स्ट वीडियो में डिटेल में बता चुका हूं। तो उसी सीक्वेंस में मैं चल रहा हूं। फर्स्ट जो चैप्टर था मैंने कंप्लीट किया सरफेस एरिया वॉल्यूम, सेकंड मैंने कंप्लीट किया एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये दोनों चैप्टर जो भी मैंने बताए ये दोनों 10 मार्क्स के रहेंगे आपके फाइनल एग्जाम में। उसके बाद मैंने जो थर्ड चैप्टर करवाया दैट इज स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 5 क्वेश्चंस वो मैंने सॉल्व करके यहां पर बताए। बस वो 5 क्वेश्चंस आप परफेक्ट कर लो, समझो आपको स्टैट एकदम अच्छे से आता है और स्टैट कम से कम 7 मार्क्स का आपको फाइनल में आएगा। तो आज हम फोर्थ चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें प्रोबेबिलिटी में जो बेसिक नॉलेज होता है कार्ड्स का, डाइस का, प्लस आपका कॉइन्स का, उनके सैंपल स्पेस कैसे बनता है, उनके पॉसिबल आउटकम्स कैसे बनाते हैं, उसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो का लिंक डाल रहा हूं जिसमें मैंने डिटेल में बता रखा है वो सैंपल स्पेस आउटकम कैसे आप बना सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक बता रखे हैं। तो वो वीडियो आपने देख लेना उसके लिए। तो आज के लेक्चर में मैं प्रोबेबिलिटी के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं और ये वो 5 क्वेश्चन हैं जो आपको न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे और ये एग्जाम में आ सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपको ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेंगे। जो पहले एनसीईआरटी थी उसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज भी हुआ करती थी, लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं है प्रोबेबिलिटी चैप्टर की। तो आपने क्या करना है, वो जो ऑप्शनल एक्सरसाइज थी ओल्ड एनसीईआरटी की उसके बाद सभी क्वेश्चंस कर लो। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी आपके लिए बहुत ईजी चैप्टर है और एक एक्सरसाइज जो सिलेबस में है वो आपको आती होगी अच्छे से। तो मैं अगर वो नहीं आती, लेट अस सपोज आपको वो एक्सरसाइज भी नहीं आती, प्रोबेबिलिटी का एबीसी नहीं आता, तो जो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं बस उस वीडियोस को आप देख लो, आपका प्रोबेबिलिटी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो यहां मैं प्रोबेबिलिटी के वो 5 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो ऑप्शनल एक्सरसाइज में हुआ करते थे और ऑफ कोर्स इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं प्री बोर्ड में भी मिला होगा। ठीक है, तो अभी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी भी ये पैक हो जाएगा और दोनों ये स्टैट और प्रोबेबिलिटी दोनों मिलकर आपको 11 मार्क्स के आने वाले फाइनल में। 11 मार्क्स के 10 मार्क्स सरफेस एरिया वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 11 मार्क्स के ये दोनों चैप्टर, तो कितने हो गए 21 मार्क्स। जो बच्चे जिनको ऐसा लगता है हम फेल हो जाएंगे, सर पता नहीं हमसे प्रिपेयर नहीं हुआ हो पाया पूरे सेशन में, मेरे बच्चे ये जो 4 चैप्टर्स हैं अगर आप इनको परफेक्ट कर लेते हो ना, देखो 14 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में। अब लास्ट स्टेज में मानो कुछ भी नहीं आ रहा आपको, अब डरे हुए घबराए हुए सर फेल हो जाएंगे मैथ्स में, तो भाई मेरा ये सजेशन है इन 4 चैप्टर्स को परफेक्ट कर लो, सरफेस एरिया वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और ये 2। अगर ये 4 चैप्टर्स आप कर लेते हैं तो भाई 21 मार्क्स तो आप यहीं से बना लोगे। तो आप सोचो सर 21 मार्क्स से क्या हम पास हो जाएंगे? नो, ये 21 मार्क्स प्लस इंटरनल 20 होते हैं। अब 20 में से आपको टीचर कितना देगा? 20। सर क्यों? क्योंकि आपने पूरे प्रोजेक्ट, पूरी असाइनमेंट, सब कुछ आपने टीचर को दे रखा है, तो टीचर आपको फुल मार्क्स दे देगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह गई थी आपके एंड से तो 20 में से आप 15 तो मान के चलो कि टीचर आपको देगा। अगर 15 देगा तो 15 इसमें प्लस कर दो, तो यहां पर आपके बन गए 36 मार्क्स और 100 में से आपको 33 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं जिनको ये लग रहा है हम पास भी नहीं हो पाएंगे। तो 33 मार्क्स तो बड़े आराम से ले सकते हो ना, सिर्फ 4 चैप्टर्स को भी प्रिपेयर करके। अब मानो डर लग रहा है सर 4 चैप्टर से बात नहीं बनेगी, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए हम भूल जाए, तो भैया फिर और 2 4 5 चैप्टर आपको करने ही पड़ेंगे। मैं तो यहां आपको पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूं, पूरे सिलेबस के बारे में बता रहा हूं, चैप्टर वाइज बताऊंगा कि हर चैप्टर को प्रिपेयर कैसे करना है। और जो बच्चा अच्छा है मैथ्स में, ठीक है, उसका होल्ड अच्छा है, तो भाई वो तो 80 आउट ऑफ 80 भी ले सकता है। जो मेरा ये 45 डेज का कोर्स एकदम कंप्लीट देखेगा, हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, प्रॉपर नोटबुक पे नोट्स बनाएगा, वो 80 आउट ऑफ 80 तक भी पहुंच सकता है, फुल मार्क्स आ जाएंगे उसके।
और 80 आउट ऑफ 80 तक पहुंचते हो तो 20 आपको टीचर दे रहा है, 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट आपका पूरा हो जाएगा। तो सब बच्चों के लिए कोर्स है, बस यहां पर जो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं उसको ध्यान से समझ के नोट कर लेना और उसी को फॉलो करना है। और लास्ट स्टेज पे कंटेंट कितना करना है मैथ्स का, उतना ही करना है जितना मैं बता रहा हूं, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे स्टैट और प्रोबेबिलिटी जो 11 मार्क्स के हैं, इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहां से करने, तो भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां स्टैट और प्रोबेबिलिटी का मैं पीडीएफ अपलोड कर चुका हूं, और वो क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। प्रोबेबिलिटी के बहुत प्यारे एमसीक्यूज वहां मिल जाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बस आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर परफेक्ट करनी है। लेकिन कब जाना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने के लिए, जब आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट है। अगर एनसीईआरटी परफेक्ट नहीं है तो वहां मत जाओ, अगर एनसीईआरटी परफेक्ट है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, दैट्स ऑल। और कुछ भी नहीं करना है आपको लास्ट स्टेज पे जो चल रहा है, कोई भी बुक नहीं हाथ में पकड़नी। हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर ली तो फिर क्या करो, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करो। अभी कोई बुक ले लो मार्केट से सैंपल पेपर की कोई भी अच्छी सी, उससे करो, और बाद में भी मैं आपको सैंपल पेपर खुद अपने बनाए हुए दूंगा लास्ट स्टेज पर, ठीक है। तो चलिए यार प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये बच्चे स्टैट के क्वेश्चन थे 5 जो लास्ट टाइम मैंने करवाए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें लेस देन मोर देन वाले सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला मोड वाला क्वेश्चन आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, तो देखो यहाँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी मोड वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, लेस देन वाला, मोर देन वाला, ठीक है। तो चलो अब प्रोबेबिलिटी को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चे ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को क्या लिखा हो। 2 कस्टमर्स श्याम एंड एकता are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. Tuesday to Saturday वो मार्केट जाते हैं। Each is equally likely to visit the shop on any day as on another day. What is the probability that both will visit the shop on the same day? देखो, आप और आपके फ्रेंड मार्केट गए, क्या चांस है कि आप एक ही दिन मार्केट जा रहे हो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन तो आपको पता ही है, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। तो पहले फेवरेबल ढूंढने पड़ेंगे यार, सेम डे बनते कितने हैं ट्यूसडे टू सैटरडे के बीच में, ठीक है। वो अभी मैं बताता हूँ टेबल कैसे बनाना है। कॉन्जिक्यूटिव डेज, क्या चांस है कि आप कॉन्जिक्यूटिव डेज में जा रहे हैं, यानी अगर आप लेट अस सपोज ट्यूसडे को गए तो आपका फ्रेंड वेडनेसडे को जा रहा होगा, अगर आप वेडनेसडे को गए तो आपका फ्रेंड थर्सडे को जा रहा होगा। कॉन्जिक्यूटिव डेज मतलब बीच में कोई और दिन नहीं, कॉन्जिक्यूटिव लगातार एक के बाद एक जा रहे हैं। थर्ड पार्ट डिफरेंट डेज, क्या चांस है कि आप डिफरेंट डेज गए, मतलब जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन आपका फ्रेंड नहीं जा रहा है, डिफरेंट डेज में जा रहे हैं। तो तीनों पार्ट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सैंपल स्पेस, जिसको आप बोलते हो टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो अब इसका कैसे बनाएंगे, तो वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो टोटल आउटकम्स के लिए यहां पर हम एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि ट्यूसडे टू सैटरडे है, इसमें बनता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 5 डेज है। तो जैसे आप डाइस को थ्रो करते हो ना, जिसमें 6 होते हैं, नंबर 1 to 6, तो अगर 2 डाइस फेंकते हो तो कितना बना है, 36 का बन जाता है। कुछ इसी तरह से इसका बनाना है। ट्यूसडे टू सैटरडे की सारी पॉसिबिलिटीज निकालनी है, 2 फ्रेंड्स की, 2 फ्रेंड्स से तो समझो पेयर बन गया यहाँ पर सबका। तो यहां मैं आपको बना के दिखाता हूं, देखो ऐसे आपने टेबल बना लेना है, और यहां पे आप लिख सकते हैं ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे और ये सैटरडे, ठीक है। और जैसे आपने रो में लिखा है ऐसे कॉलम में लिख लेना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये आ गया। अब क्या करो, जैसे इस ट्यूसडे को पकड़ो और इस वाले ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के साथ सारे ऑप्शन बना लो, यानी पेयर बना लो। तो ये हो गया टीटी, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे एंड ट्यूसडे सैटरडे। बस इस तरह से आपको ये 25 पेयर्स बनाने पड़ेंगे। डाइस में भी आप ऐसे ही बनाते हो, वेडनेसडे को पकड़ो, सबके साथ लिखिए वेडनेसडे वेडनेसडे। अब देखो ये जो आ रहा है ना वेडनेसडे वेडनेसडे, ये हो गया सेम डे। तो बस ये काउंट करने की कितने ऐसा बन रहे हैं पॉसिबिलिटी सेम डे की। वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे सैटरडे, फिर थर्सडे ट्यूसडे, थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे एंड थर्सडे सैटरडे। फ्राइडे को पकड़ो, फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे,
फ्राइडे सैटरडे, फिर सैटरडे को पकड़ो, सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे एंड सैटरडे संडे। तो ये हमने पॉसिबल आउटकम्स बना लिए कि ऐसा ऐसा हो सकता है, इन दिनों वो जा सकते हैं। तो टोटल 25 बनेंगे, 5 इधर है, 5 इधर है, 5 5 25। तो इन पेयर्स की जो टोटल काउंटिंग है वो आपके लिए टोटल आउटकम्स हो गए। अब आपको फेवरेबल ढूंढने। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी कि वो दोनों सेम डे गए। ऐसे आप एग्जाम में लिखें, पी ब्रैकेट में सेम डे, या फिर पूरा सेंटेंस भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे। तो मेरे बच्चे सेम डे यहां पर कितने हैं बस वो काउंट करके मुझे बता दो। देखो ये देखो सेम डे, ये पेयर्स कितने पेयर्स हैं, ये डायगोनल में जो दिख रहे हैं ये 5 पेयर्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके 5 है। ये आ गया 5 और डिवाइड में टोटल पेयर्स 25 है। कैंसिल वैंसिल करो, ये 5 आ गया। उसके बाद थर्ड पार्ट मैं पहले करवाता हूं, नॉट सेम डे। देखो डिफरेंट डे, डिफरेंट डे का मतलब सेम डे नहीं है, डिफरेंट डे। डिफरेंट डे को आप ऐसे बोल सकते हैं नॉट सेम डे, ठीक है। सेम डे वो नहीं जा रहे, अलग अलग दिन जा रहे। तो ध्यान तो ऐसा करो, जो आपने ये प्रोबेबिलिटी सेम डे का निकाला इसको 1 में से माइनस कर लो, या फिर डिफरेंट डेज काउंट कर लो कितने। तो डिफरेंट डेज क्या काउंट करने, सेम डे 5 है तो पीछे कितने बजे 25 20। तो 20 जो डेज है वो डिफरेंट है सारे के सारे। तो यहां पर आ जाएगा 20/25। कैंसिल कर सकते हैं इसको 5 से, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, 4/5। तो अगर आप 1 में से 1/5 को माइनस करते तो तब भी 4/5 ही आता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट पार्ट है, फर्स्ट और थर्ड। अब आ गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव डेज। देखो कॉन्जिक्यूटिव डेज होता है एक के बाद एक, बीच में दूसरा कोई दिन नहीं आना चाहिए। तो ऐसे पेयर आपको काउंट करने पड़ेंगे। यह मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखो ये ट्यूसडे वेडनेसडे एक, फिर ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे और ट्यूसडे सैटरडे। ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है क्योंकि ट्यूसडे थर्सडे के बीच में वेडनेसडे आता है। तो कॉन्जिक्यूटिव डेज लेने होते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे। ऐसे ही देखो एक यहां मिलेगा, फिर आ गया वेडनेसडे के बाद थर्सडे, ठीक है, थर्सडे वेडनेसडे। उसके बाद पहले इस रो में लेते, ये आ गया वेडनेसडे ट्यूसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे सैटरडे नहीं होता, थर्सडे ट्यूसडे नहीं होता, थर्सडे वेडनेसडे, है ना। ऐसे बस काउंट करना हमने। थर्सडे के बाद फ्राइडे आ गया, फ्राइडे के बाद ट्यूसडे, फ्राइडे के बाद वेडनेसडे, फ्राइडे के बाद थर्सडे, ये भी लेना है। फ्राइडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे नहीं है, हाँ फ्राइडे सैटरडे आएगा। उसके बाद सैटरडे ट्यूसडे नहीं होता, सैटरडे वेडनेसडे नहीं होता, सैटरडे थर्सडे होता, सैटरडे फ्राइडे होता है। बस इनको काउंट कर लो। अब इनको देख लो जिनको मैंने सर्कल नहीं किया, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो ऐसे भी बोल सकता था नॉट कॉन्जिक्यूटिव, तो फिर इनको काउंट कर लेना, ठीक है, दैट्स ऑल। तो थर्सडे ट्यूसडे नहीं होता, उसके बाद थर्सडे सैटरडे नहीं होता, फ्राइडे ट्यूसडे नहीं होता, फ्राइडे वेडनेसडे नहीं होता। बस ऐसे चेक करना है बेटा आपने, और कुछ नहीं करना। अब काउंट कर लो ये स्काई कलर की सर्कल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 दिन कॉन्जिक्यूटिव डेज बन रहे, 8 और टोटल है 25। दैट्स ऑल। कॉन्जिक्यूटिव डेज की प्रोबेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, तीनों पार्ट हो गए। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अ डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट्स फेसेस शो द नंबर लाइक दिस। वैसे नॉर्मली डाई पे होता है 1 2 3 4 5 6। यहाँ एक स्पेशल डाई आ गया, एक तरफ 1 लिखा हुआ, 2 फेसेस पे 2 2 लिखा हुआ, 2 फेसेस पे 3 3 लिखा हुआ, एक पे 6 लिखा हुआ, स्पेशल डाई। इट इज थ्रोन 2 टाइम्स एंड द टोटल स्कोर इन 2 थ्रोज इज नोटेड। दोनों डाइस को फेंका, और दोनों डाइस पे जो टोटल बनेगा ना, जैसे एक पे 1 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया, तो टोटल बन गया 3। तो वो सम को नोट किया गया, एक टेबल में भी उतारेंगे इसको। कह रहे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन में टेबल गिवन था, मैं यहाँ आपको बना के दिखाऊंगा। आगे प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है, इवन नंबर की फाइंड करनी है, टोटल स्कोर इज इवन। तो टोटल आ रहा है, इवन आने की क्या चांस है, 6 टोटल आने की क्या चांस है, एटलीस्ट 6 आने की क्या चांस है। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो दोनों पार्ट में यहां करवा देता हूं। एटलीस्ट का तो है, एटमोस्ट का हम अभी खुद बना लेंगे। देखो सबसे पहले नंबर जो है
ऐसे लिखो 1 2 2 3 3 और 6। जैसे अभी ट्यूसडे टू सैटरडे वाला लिखा ना, सेम ऐसे लिखना है। और पेयर नहीं बनाने, यहां पेयर नहीं बनाना, यहां पे सम लिखना है दोनों का, पेयर वाला नहीं है। डाइस का भी ऐसे ही बनाते हो आप, 6 है ये। चलो अब इनको टोटल करो। देखो यहाँ पे हमने 1 को पकड़ लिया, सबके साथ इसको प्लस कर दो। 1 + 1 2, ये 3, 1 2 3, 1 3 4, 1 3 4, 1 6 7। बस ऐसे सारे टोटल करने, 25 बनेंगे, 36 बनेगा। इनको फिर काउंटिंग करनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी वो फेवरेबल आपका। 2 + 1 3, ये 4, ये 4, 2 3 5, 2 3 5, 2 6 8। फिर 2 के साथ ये सेम ही आएगा, 5 5 8। फिर 3 के साथ 3 4, 3 2 5, 5 6 6 और 9। फिर 3 के साथ सेम आएगा, 4 5 5 6 6 9। फिर 6 के साथ लेना है 6 1 7, 6 2 8, 6 2 8, 6 3 9, 6 3 9, 6 6 6 6 12। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे जो व्हाइट कलर में आपको ये नंबर दिख रहे हैं, ये मैंने इनका टोटल किया है। दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे थे उनका टोटल किया, सम किए। इसी पे क्वेश्चन है। अब हमारा पार्ट स्टार्ट हो जाता है। पहला क्या है, इवन। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट इज सम इज इवन, सम इवन यानी टोटल इवन। तो आपको इवन वाले काउंट कर लेने, करो काउंट। देखो ये 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। बस ऐसे काउंट करने की इवन नंबर कितने हैं, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। तो भैया 18/36 आपका आंसर आ गया। काटेंगे तो 1/2 आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट, द सम इज 6। बस उनको काउंट करो जहां पे सम 6 आ रहा है। द सम इज 6। तो 6 वाला सम काउंट करो कितने आ गए। इधर है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है 1 2 3 4, दैट्स ऑल, 4 ही। 4/36, इसको कैंसिल कर सकते हो, 1/9। इसके बाद है थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी द सम इज एटलीस्ट 6। देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 6, उससे कम नहीं। बस ऐसे समझना, एटलीस्ट 6, कम से कम 6, उससे कम नहीं। तो आपको सम 6 भी लेना है और उसके आगे जितना भी हाईएस्ट सम तक होता है वहां तक जाना आपको। तो 6 7 8 9 10 11 12 एंड तक जाना आपने, हाईएस्ट सम तक जाना। एटलीस्ट का ये मतलब। और एटमोस्ट हो तो उस नंबर से पीछे 0 तक आना होता है। बच्चे 0 सोचना भूल जाते हैं, तो 0 तक आना होता है एटमोस्ट में। वो पार्ट अभी मैं लेता हूं एक। तो सम इज एटलीस्ट 6, तो कम से कम 6। तो छोड़ने कौन से हैं, कई बार क्या होता है कि जिस चीज को हम काउंट कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, तो आप उसके उल्टे काउंट करो जो नहीं चाहिए, तो वो अपने आप निकल के आ जाएंगे, क्योंकि सैंपल स्पेस तो पता ही होता है ना टोटल कितने। तो एटलीस्ट 6, तो यहां पर उतने ज्यादा नंबर है नहीं है, 36 हैं, तो हम 6 7 8 इन्हीं को काउंट करते। याद रखना सम 1 नहीं लेना, 1 तो है ही नहीं। सम 2 नहीं लेना, सम 3 नहीं लेना, सम 4 नहीं लेना, सम 5 नहीं लेना, ये नहीं लेने। कम से कम 6 लेना है, 6 लेना और उसके आगे लेने। तो अंडरलाइन करते हैं इनको। देखो यहाँ पे एक आएगा 7, ठीक है, एक आएगा 8, उसके बाद 8 आएगा, ये 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, ये 2 6 9 भी आएगा, ये सारे आ जाएंगे। दैट्स ऑल। इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है ये। तो 15/36 कैंसिल कर सकते हैं, 3 से जा रहा है 5 12, 5/12। ये हो गए जो क्वेश्चन में दिए थे। एक पार्ट हम खुद से लेते हैं, प्रोबेबिलिटी सम इज एट मोस्ट। कोई भी एक नंबर रख लो, एट मोस्ट 8 रख लेते हैं। अब इसका ये मतलब है कि जो सम लेना है ज्यादा से ज्यादा 8 लेना है, उसके आगे नहीं जा सकते आप, मैक्सिमम 8। तो 8 को भी काउंट करना है और उसके पीछे जितने भी सबको काउंट करना है। तो काउंट किसको नहीं करना, उसके आगे वालों को काउंट नहीं किया करना। अगर सम 9 है 10 है 11 है 12 एंड सो ऑन, इनको नहीं काउंट करना।
तो 8 और उसके पीछे आ जाओ। पीछे कहाँ, मिनिमम तक जाना होता है। अगर 0 भी सम हो कहीं बीच में तो 0 भी लेना होता है, मिनिमम तक जाना होता है जितना भी नंबर हो। तो 8 से आगे नहीं लेना। तो जो 8 से आगे है मैं उनको ही काउंट कर लेता हूं कितने हैं 8 से आगे। 8 से आगे 1 2 3 4 5, बस 8 से आगे यही नंबर है, बाकी सब 8 और उससे मिनिमम है। तो हमें चाहिए सम एट मोस्ट 8, तो 8 और उसके पीछे काउंट कर लो। अगर काउंट नहीं करने तो हमने जो नहीं चाहिए उसको तो सर्कल कर ही लिया, 1 2 3 4 5, तो टोटल है 36। 36 में से 5 निकाल दो, 31 आएंगे। तो इसका आ गया आपका 31/36, दैट्स ऑल। ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गए। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ सकता है। अब यहां पर एक सजेशन मैं और दूंगा। 2021-22 कोविड का जो टाइम था, कोविड तब तक थोड़ा ठीक हो गया था, बच्चों के एग्जाम हुए थे, 2 टर्म में हुए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 में आपको सिर्फ एमसीक्यूज पूछे गए थे, ठीक है, उन बच्चों को एमसीक्यूज पूछे गए थे। तो सिलेबस में 7-8 चैप्टर्स थे टर्म 1 में। उन चैप्टर्स के एमसीक्यूज सीबीएसई वेबसाइट पे जाओ, हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। और मैं ये बोल रहा हूँ अगर वो एमसीक्यूज आप कर लेते हो ना एकदम परफेक्ट, जो ये कोविड टाइम में आए थे, बड़े प्यारे एमसीक्यूज हैं, उनको जाके करो तो आने वाले जो एमसीक्यूज आपको 20 है ना फाइनल में, वो हो जाएंगे। बस उन एमसीक्यूज को छोड़ना नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ मेरे, वहीं पर भी मिल जाएंगे आपको। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। देखो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, है ना। सम ब्लू बॉल्स, कंफ्यूजन चल रही है यहाँ पर। 5 रेड बॉल्स, सम ब्लू बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। देखो रेड तो पता है, ब्लू नहीं पता, तो ब्लू को लेट कर लो। तो सोल्यूशन में आप पहले इंफॉर्मेशन लिख लें, रेड बॉल्स कितनी 5 है, और ब्लू को लेट कर लो। लेट ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू एक्स। टोटल बॉल्स कितनी हो गई, टोटल तो हमेशा चाहिए, ये हो गया टोटल। कह रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, जो जो इंग्लिश है बस उसको मैथ्स में उतार देना होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड, इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो जो यहाँ पर ये सिचुएशन मैंने लिखी है, इसी से आपका एक्स वगैरह आ जाएगा जो फाइंड करना है। तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी x/5 + x। क्यों, x आपका फेवरेबल है ना ब्लू बॉल्स, तो वो x है, और टोटल 5 + x है, ये प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है। और रेड है 5 है और टोटल है 5 + x। ये 5 + x 5 + x सेम फैक्टर कट जाएगा और x की वैल्यू सीधा 5 2 10 आ गई। तो ब्लू बॉल्स आपकी कितनी है 10। अगर उसने टोटल पूछी हो तो 10 ब्लू है, 5 रेड है, टोटल 15 हो गई। इतना सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको क्या लगता है ये नहीं आएगा, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। देखो टोटल बॉल्स यहां पर गिवन है 12, उसमें से कुछ ब्लैक है, कुछ ब्लैक है, तो वो x है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी द ब्लैक बॉल। पहला क्वेश्चन है कि क्या चांस है कि वो ब्लैक होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ब्लैक है वो होगी x/12, क्योंकि आपका फेवरेबल ब्लैक और ब्लैक x है, तो फेवरेबल पॉइंट टोटल 12 है। एक आंसर दे दिया हमने पहले क्वेश्चन का। अब ये देखो एक कंडीशन दे रहा है, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, 6 बॉलें और बैग में डाल दी बॉक्स में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ इट वाज बिफोर। ठीक है, मुझे एक कॉल आ रहा है जस्ट। तो यहां आप लिख सकते हैं बच्चे, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स। ठीक है, तो अगर ऐसा करेंगे, सबसे पहले लिखें टोटल बॉल्स कितनी होगी। पहले थी 12, 6 और डाली, तो 12 + 6 इज 18 बॉल्स अब टोटल हो गई। और ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई, क्या उनमें कोई चेंज आया, बिल्कुल चेंज आया।
ब्लैक बॉल्स पहले थी x और जो 6 डाली हैं वो ब्लैक कलर की डाली हैं, तो इसलिए ब्लैक हो गई हमारी x+6। अब ये बोल रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है अब डबल हो गई। अब लिखना आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी नाउ ब्लैक, ऐसा लिख सकते हैं हम। नाउ है ये प्रोबेबिलिटी नाउ ब्लैक, मतलब अब जो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है हो गई डबल ऑफ बिफोर ब्लैक। ऐसा भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, मैथ्स में चलता है ये। नाउ ब्लैक, अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी पहले वो देखो। x+6 इसकी बॉल्स हैं और टोटल है 18। अब ब्लैक की ये प्रोबेबिलिटी जो कि डबल हो चुकी है, तो इसलिए ट्वाइस लगा दिया, पहले जितनी थी। अब पहले ब्लैक था x/12, x/12, बस इसकी आपने कैलकुलेशन करनी है। देखो 2 से ये गया 6, 6 ने इसको काटा 3, तो x+6 ये 3 क्रॉस कर दो उधर, 3x, 6 आ गया 3x - x, 6 आ गया 2x, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो मेरे बच्चे हमें यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, तो x हमने निकाल दिया 3। आपको अगर पूछा जाए कि पहले टोटल कितनी थी, तो 12 और 3 प्लस कर देना 15 हो गई। जो भी आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट यू कैन गिव आंसर। चलिए अभी आगे क्वेश्चन नंबर 5। जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू। देखो टोटल मार्बल्स इसके अंदर हैं 24, उसमें कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है, कोई पता नहीं ग्रीन कितने ब्लू कितने। लेट कर लो कोई भी एक, लेट ग्रीन मार्बल्स x, तो देयरफॉर जो ब्लू मार्बल्स हैं, ब्लू मार्बल्स वो कितने हो गए 24 - x। ठीक है, आ गया ब्लू ग्रीन। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। देखो भाई ग्रीन का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ हमें 2/3। नो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार। कुछ नहीं करना, जो गिवन था देखो मैंने सब लिख दिया, ग्रीन का प्रोबेबिलिटी भी लिख दिया। अब ग्रीन का प्रोबेबिलिटी क्योंकि गिवन और खुद से भी निकालो ना, क्योंकि ग्रीन बॉल्स आपने क्या लेट की x, तो आप लिख सकते हो x/24। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखो 3 ने इसको काटा 8, उधर गया x6 आ गया, 8 to 16 आ गया, x आ गया 16। यानी जो ग्रीन बॉल्स हैं वो ग्रीन मार्बल्स हैं जो वो 16 है। तो उसने पूछा ब्लू मार्बल्स के लिए, तो ब्लू कितने होंगे, तो भाई 24 - 16 कर दो यानी 8 हो। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन। तो मेरे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं, रिस्क आपने बिल्कुल नहीं लेना है। ये 5 क्वेश्चंस भी परफेक्ट करने हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो PDF NCERT एग्जाम्पलर का स्टैट और प्रोबेबिलिटी उसमें कंबाइंड चैप्टर है, उनको जरूर करना है। अगर वो नहीं करोगे तो रिस्क रहेगा। इज इट क्लियर? तो आज के लिए बच्चे इतना। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।